ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमारे पास क्या कंडीशन आई कि हम किसको कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, मोमेंटम को। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर हमारे पास हम बात करें न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अगर हम सेकंड लॉ की बात करें डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमारे पास क्या कंडीशन थी कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन momentum, sorry, rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to the applied force। ठीक है, यही कंडीशन थे, मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था यहां पर mv माइनस mu अपॉन टी के, ये हमारे पास सेकंड लॉ था। इफ फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम फोर्स को डियर स्टूडेंट जीरो कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या कंडीशन आ रही है, देखिए mv माइनस mu इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, मीन्स चेंज इन मोमेंटम। अब इसको समझने की कोशिश करें, चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में जो चेंज है डियर स्टूडेंट जीरो, मींस कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी दो मल्टीप्लाई का इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट का जो चेंज आया दैट इज जीरो। मींस इस इनिशियली भी वो 5 था तो फाइनली भी उसको 5 ही रहना होगा, तभी तो चेंज क्या होगा डियर स्टूडेंट, जीरो। तो इसको आप आगे अगर कंटिन्यू करें तो देखो क्या बन रहा है, mv इज इक्वल्स टू mu। यह तो हमारे पास दो ही मॉड्यूल से m1 m2 m3 भी कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जितना हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था डियर स्टूडेंट्स, उतना ही मोमेंटम हमारे पास फाइनल है। मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। मींस हम यहां पर कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू था हमारे पास फाइनल मोमेंटम, मीन्स P फाइनल इज इक्वल्स टू था P इनिशियल, ये भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इफ देर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम, मीन्स यहां पर तो अभी हमारे पास एक ही मास था ना डियर स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम ने एक ही मास का लिया है। अगर हमारे पास वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास गन वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक, गन का एक सिस्टम लेते हैं शूटिंग का, तो वहां पर एक तो गन है हमारे पास ऑब्जेक्ट, एक कौन है, बुलेट, दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब उसके साथ चलाने वाले को ले लें तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, तीन ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो उस कंडीशन पे क्या फिनोमिना बनेगा कि P1 P2 प्लस P3, जितने भी हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट ने, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा हमारे पास, इन सबका सम किसके इक्विवेलेंट होगा हमारे पास, कांस्टेंट के। अब इसके बाद बात करें कि हमने यहां पर जो मोमेंटम की बात करी दैट इज लीनियर मोमेंटम। अगर कौन सा मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रिंसिपल हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करने वाले हैं किसके साथ में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, किसी भी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में हम ये क्या करते हैं कि लेट सपोज कि हमारे पास दो मास है, दो मास है हमारे पास, एक m1 है कोमा एक है हमारे पास m2। ये दोनों मास, लेट सपोज ये हमारे पास मास है m1 जो इनिशियली मूव कर रहा है u1 से, एक और मास है हमारे पास m2, ये मूव कर रहा है डियर स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी u2 से इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। बोथ द masses मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 इन सेम डायरेक्शन। आफ्टर t seconds they collide
अब कोलाइड अगर हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जो पीछे वाले का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी आगे वाले से ज्यादा होनी चाहिए। तो फाइनली हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये भी आ गया कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जब डियर स्टूडेंट्स कोलिजन के बाद क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद दोनों वापस इसी डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी, दैट इज m1 मास मूव with the velocity of v1 and m2 mass move with the velocity of v2। ये हमारे पास बेसिक्स है, ठीक है। मास हमारे पास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटी इज u1 of mass m1, initial velocity u2 of mass m2। after t second they collide and then move with velocity of v1 and velocity of v2 in same direction, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास ए बॉडी, ये हमारे पास बी बॉडी, बोथ द कोलाइड एंड दैट इज ए, नाउ दैट इज बी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट इस पूरे सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक m1 और एक m2। तो सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए? ए के लिए। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज in momentum for A। अब A बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v1 मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1 मास m1। तो चेंज इन मोमेंटम इज m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चेंज इन मोमेंटम, ये जो चेंज इन मोमेंटम आया डियर स्टूडेंट्स, ये किस टाइम पीरियड में आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो क्या हो जाएगा? इसमें टाइम का डिवाइड कर देते हैं। कितना टाइम लगा था डियर स्टूडेंट? टी, तो दैट इज टी, ठीक है। Now this is according to Newton's second law of motion, this rate of change of momentum is equal to force। ये किसके इक्वल टू आ जाएगा डियर स्टूडेंट? अभी फोर्स के इक्वल टू हम इसको लेंगे। फोर्स कौन सा होगा डियर स्टूडेंट? ये किसके लिए हमने निकाला? ए के लिए। तो ये ए किस पर फोर्स लगा रहा होगा? बी पर। तो हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। Now it can be written force on B due to A is equals to, क्या आ गया हमारे पास? m1 v1 m1 u1 upon t। Now that is force applied by A on B। Clear? Now similarly dear students, जैसा हमने यहां पर B बॉडी के लिए किया, हम A के लिए भी कर सकते हैं। Now for B, rate of change of momentum क्या आ जाएगा डियर? बी का फाइनल वेलोसिटी m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। अब डियर स्टूडेंट्स फोर्स बी ने भी तो कुछ लगाया होगा ए पर, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके कारण, किस पर फोर्स आएगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए, तो हम ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। तो ये दोनों फोर्स आ गए, ए ने बी पर लगाया और बी ने ए पर लगाया। तो दोनों फोर्स को हम डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? ये किस तरह का फोर्स है? एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन। और इसका क्या रिलेशन होने वाला है कि फोर्स ऑफ एक्शन। इन दोनों कॉपी करने के बाद आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? चलो इसको कॉपी करें फिर आगे लिखते हैं। नाउ एक पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग यहां पर एक्शन फोर्स
फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक फोर्स को दूसरे के आप इक्वल कर दें, किसी को भी किसी के लिख दें आप, एफ ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ माइनस ऑफ रिएक्शन फोर्स कितना, ए बी। अब दोनों की वैल्यू पुट करें, बी ए कितना था, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी इज इक्वलेंट, माइनस बाहर लिख दिया, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। टी से तो टी कैंसिल आउट हो गया। नाउ फर्दर आगे इट बिकम्स m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू, माइनस को मल्टीप्लाई करो, m2 v2 माइनस में अंदर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो m2 u2। ये बन रहा है डियर स्टूडेंट। नाउ अब देखो m1 इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। नाउ m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसको रिवर्स लिख लेते हैं हम यहां पर, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर आप m1 u1 की बात करें तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या बन गया टोटल हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम बनाना डियर स्टूडेंट्स। तो m इंटू वी वही होता है। नाउ इट विल बी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये मास हमारे पास, तो इट बिकम्स फाइनल मोमेंटम। तो ये एक्सप्रेशन आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू किसके आगे हमारे पास, फाइनल मोमेंटम के। इसको याद रखिएगा, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना उनका मास, उनकी इनिशियल वेलोसिटी, एडिशन करते जाएं, इक्विवेलेंट करें किसका, हर एक ऑब्जेक्ट का मास और उनकी फाइनल वेलोसिटी के साथ। ठीक है, इसको अभी एक कंसेप्ट लेकर चलते हैं हम किसका, गन और बुलेट का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ कॉपी करें, फिर उस एग्जांपल को हम यहां पर कंसीडर करते हैं।